हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा भलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह, जिसमें हम विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे। ये भी एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता है और वहाँ पर एक आपको वाक्य दिया जाएगा और उसमें कुछ मिसिंग आपके चिन्ह होंगे जिनको आपको लगा के उसको रीराइट यानी कि फिर से लिखना होगा। तो आज समझेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि विराम चिन्ह के चिन्ह बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो कुछ हम आज पढ़ेंगे और कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है विराम चिन्ह यानी जब आप बोलते हो तो बोलते वक्त आप अपने एक्सप्रेशन से काफ़ी चीज़ें समझा देते हो सामने वाले को कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, या ये कुछ थोड़ा सा आश्चर्य होके कह रहा है, या ये थोड़ा हंसी में कह रहा है, या इसमें कोई चीज़ें मिसिंग है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हम लिखी हुई बात को कैसे सामने वाले को समझाएं कि हाँ भाई यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं या फिर एक सिंपल बात कह रहे हैं, या इससे हमको दुख हो रहा है, या इससे हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, या कौन सी चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट लग रही है, यानी कोई बात हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे में बताना चाहते हैं, तब उसको कैसे दिखाना है, उन सभी के लिए हम विराम चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो बोलते समय हम बोल देते हैं, जैसे हम कैसे बोलते हैं, जैसे अच्छा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अच्छा अच्छा। तो हम बोलने से बता पाते हैं कि एक हम अच्छा कह रहे हैं, कोई कह रहा है अच्छा, ठीक है, एक हम कहते हैं अच्छा। तो इसमें क्या है, थोड़े से चेंजेस हैं, वो हम बोल के दिखा देते हैं। लेकिन लिखते वक्त आप कैसे करोगे, अच्छा और अच्छा को कैसे लिखोगे। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमको विराम चिन्हों को समझना होता है, जिससे जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, अब ये विराम चिन्ह ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ही टॉपिक है तो आपको पढ़ना है, आप इसको वैसे ही पढ़िए। क्योंकि अगर आप विराम चिन्ह को सही से समझ लोगे तो जितने भी सब्जेक्ट में आपको लिखने के पर्पज से अगर आपको लिखना होता है तो वहाँ पर आप इनको सही तरह से अप्लाई कर पाओगे। आप दिखा पाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं तो उनका रोल क्या होता है, वो किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए बताते हैं। तो ये चीज़ आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको सारे सब्जेक्ट में किसी चीज़ को हाईलाइट करवाना होता है, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बताना होता है, तो आप उसको कहाँ लगाते हो, इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हो। विराम चिन्ह ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग ही है कि हाँ भाई जिसकी क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है, उनको ही पढ़ना है। विराम चिन्ह सभी लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपनी राइटिंग जो है उसको और अच्छा कर पाते हो लिखने के पर्पज से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विराम चिन्ह का अर्थ, उसके बाद देखेंगे इसके प्रकारों की लिस्ट और उसमें से कुछ प्रकार हम आज समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ समझते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ होता क्या है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठीक है। कहीं भी हम रुकते हैं या फिर कहीं हम ठहरते हैं, तो रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते समय, बोलते समय हम कुछ ठहराव लेते हैं। तो बोलते समय तो हम बोल देते हैं, लेकिन लिखते समय हम उन चीज़ों को कैसे बताएं कि हाँ हमें यहाँ रुकना है, तो उसके लिए हमको क्या करने होते हैं, कुछ चिन्हों को प्रयोग करना होता है, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा सा क्या करना होता है, हमको रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है, भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान होती है और भावपूर्ण होती है। स्पष्ट कैसे होगी, जैसे मान लो आपको किसी बात को बताना है, ठीक है। जैसे आप बोलना चाहते हो रमेश, सुरेश, कमला, निमला, रिमला, विमला, जो भी है उन सभी का नाम ले रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, रमेश, कमला, विमला, ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे, रमेश, कमला, सरला, विनीता, इस तरह से नाम लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा रुक रहे हो। तो इसको बोलते समय आप रुक रहे हो, लेकिन लिखते समय अगर आप ऐसे लिख दोगे कमला, सरला, विनीता, विनीता जो भी है, आप उनका नाम एक साथ ऐसे लिस्ट में लिख दोगे तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि इसको कैसे बोलना है। तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, कुछ चिन्हों को लगाना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह अप्लाई होगा वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर भाषा क्या हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है, अर्थवान हो जाती है, यानी उसमें हमको अर्थ समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। अगर प्रश्न है, बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है, अगर ऐसे बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, बोल के तो बोल देंगे तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे हाथ भी एक्सप्रेशन कर देंगे, हम आंखों से भी बता देंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन एक वाक्य को जब आप लिखोगे उसमें कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि ये मुझसे प्रश्न कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या लगाने होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमारी राइटिंग और अच्छी हो जाती है, इसीलिए हमको विराम चिन्ह को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है भावपूर्ण। भावपूर्ण कैसा होता है कि इसमें हमारे इमोशंस होते हैं, हम किस पर्पस से, किस तरीके से वो बात बोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी भाषा जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए हमको विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि लिखित भाषा में इस ठहराव को
बोलते वक्त तो हम बोलते हैं, लेकिन लिखते समय जब इस भाषा के ठहराव को हम क्या कहते हैं, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है हमको, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो जो जो चिन्ह लगेंगे उन सभी चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे क्या दे रखा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल बात बोल रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है, तो एक सामान्य सूचना है, सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या लगाया, एक पूर्ण विराम लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, ताजमहल किसने बनवाया, किसने बनवाया, तो हम बोल के बोलते ताजमहल किसने बनवाया, हम ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो हमको इस चिन्ह से पता चलेगा। अच्छा, काफ़ी बच्चे बोलेंगे मैम इसमें किसने भी तो लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है ना किसने हमेशा आपको इसके लिए यूज़ हो। किसने तो हम किस में यूज़ करते हैं, हम हमारे सर्वनाम में भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसने से आप WH वर्ड से समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे ये दे रखा है तो हम इससे देख लेंगे कि हाँ ये प्रश्नवाचक है। शब्दों के हिसाब से नहीं जाना है, हमको चिन्ह को देखना है कि चिन्ह क्या कह रहा है, तो उस चिन्ह से हमको ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो इस चिन्ह का मेन रोल है। इस चिन्ह से हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है विराम चिन्ह का अर्थ। अब देख लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकारों की लिस्ट। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है विराम चिन्ह के प्रकार में, पहला है अल्प विराम। मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिए हैं ताकि आपको इंग्लिश के भी पता रहे कि कब किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो अल्प विराम को हम बोलते हैं कॉमा, ठीक है। अर्ध विराम जिसे हम कहते हैं सेमी कॉलन, इस तरह से लगता है डॉट, उसके बाद यूं ऐसे कॉमा, ठीक है, सेमी कॉलन बोला जाता है इसे, अर्ध विराम। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, और इसे हिंदी में आप पूर्ण विराम भी कह सकते हो, खड़ी पाई भी हम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप और पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। उप विराम, उप विराम जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलन, इस तरह से लगे हुए होते हैं दो डॉट। सेमी कॉलन, कॉलन का नाम ध्यान रखना, सेमी कॉलन में इस तरह से लगा होता है, सेमी आधा होता है और इसमें कॉलन में पूरा होता है, उप विराम बोला जाता है, ठीक है, उप विराम। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या होते हैं, जिन्हें हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, या फिर इसको आप साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिनको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। कोष्टक, इस कोष्टक में क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, तीनों तरह के टाइप को देखेंगे। जैसे एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, एक ये बड़ा ब्रैकेट आता है, और एक इस तरह से आपके मैथ्स मेरे को आता नहीं बनाना, हाँ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से आपका मंजिला ब्रैकेट होता है ना। तो उन तीनों को समझेंगे कि किसका कब कब क्या क्या यूज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा तो हमको याद रहता है, लेकिन हमको हिंदी के नाम याद रखने, तो ये है एक कौन सा, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसे हम एब्रीविएशंस कहते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, जब हम किसी चीज को छोटा रूप दिखा रहे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं लाघव चिन्ह को। नेक्स्ट आता है आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, या फिर इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसको हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आदेश चिन्ह, जब हम किसी को आदेश दे रहे होते हैं या किसी चीज का विवरण दे रहे होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। होता है ना, जब हम किसी बात को, किसी टॉपिक को, उसको बहुत डिटेल में बताना होता है तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है रेखांकन। रेखांकन जिसको हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन। अंडरलाइन हम कब करते हैं, जब हमको कोई चीज बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखानी होती है कि हाँ ये चीज़ जो है इस पैरा में इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ हम कितनी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जब भी हम बुक रीड करते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमको क्या करना होता है, हम फटाफट से जो जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है हम उस पर अंडरलाइन कर देते हैं। और वो अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप कभी भी फिर कभी उस चैप्टर को या उस बुक में से कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो क्या करते हो, सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को ही आप ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि वो पता है आपको कि मेरे को यही पढ़ना है। तो ये सभी क्या है, ये हमारी सहूलियत के लिए, हमारे चिन्हों के लिए। ये चिन्ह किसके लिए हो रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस समय हमारे ये चिन्ह यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ जो है वो क्या कर देते हैं, जैसे एक चीज़ है और एक चीज़ के बाद हम बाकी की चीज़ें मिस कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, अब हमको 10 तक लिखना है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में क्या लगा देते हैं 10 लगा देते हैं। ऐसा हम मैथ्स में भी करते हैं, ऐसा हम कई बार हिंदी में भी करते हैं कि जैसे हमको कुछ पद्यांश लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ लिखते हैं, फिर दूसरा शब्द लास्ट का शब्द यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पे डॉट 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 कर देते हैं। तो ये क्या है, पद लोप चिन्ह, कि भाई हाँ इसमें समथिंग 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 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पद लोप चिन्ह। नेक्स्ट आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये क्या है, रिपीट। जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो, अब मान लो एक चीज है, जैसे हम ये चिन्हों की बात कर रहे हैं ना,
पुनरुक्ति चिन्ह बोल रहे हैं, फिर विस्मरण चिन्ह बोल रहे हैं, फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह बोल रहे हैं। तो एक शब्द जो है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा हो रहा है? चिन्ह। तो ये चिन्ह को हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने इसको एक बार लिख दिया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, अच्छा पूर्ण विराम चिन्ह, जैसे एक आपने लिख दिया पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा आपको लिखना है उपविराम, तो आपने लिखा उपविराम। अब चिन्ह तो पता है ना यही है, तो हम इसको इस तरह से यूं लगा देते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, तो ये होता है पुनरुक्ति चिन्ह। नेक्स्ट आता है विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह। ये क्या होता है, इनको ऑब्लिवियन से साइन कहते हैं। जैसे मान लो कई बार होता है हम एक वाक्य लिख रहे होते हैं और उस वाक्य में जब बोलते हैं तब बोलते बोलते लिखते जाते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब पढ़ते हैं तो उसमें समझ आता है अरे यार इसमें तो एक शब्द तो हमने लिखा ही नहीं, होता है ना ऐसा कई बार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जैसे मान लो आप लिख रहे हो कोई वाक्य कि मैं घर गया, अब मैं लिख दिया, गया लिख दिया, घर लिखना भूल गए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से जो जिस जगह पर जैसे लिखा हुआ है मैं गया, इस तरह से लिखा हुआ था और हम घर लिखना भूल गए, यहाँ पर आप जहाँ पे भी आपको लिखना था वो शब्द, उसके लिए हम ऐसे लगाते हैं और इधर घर लिख देते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, बस यूँ ठूस के लिख देंगे। जैसे मान लो ये तो छोटा सा वाक्य है, जैसे हम लिख देते हैं मैंने समोसा खाया, ठीक है, हम ऐसे थे मैंने कल शाम समोसा खाया। अब आपने जब पढ़ा तब आपको लगा अरे ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने कल शाम को समोसा खाया ऐसा लिखना था। तो कुछ लोग तो क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे जगह तो चलो अभी है ज़्यादा है, छोटी जगह तो यहीं पे लिख देते हैं को ऐसे लिख देंगे फंसा फंसा के। लेकिन अगर मान लो आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या करो, सिर्फ ऐसे छोटा सा एरो करो और जो भी वाक्य है, ये तो चलो एक शब्द है, अगर एक से ज़्यादा शब्द भी है तो भी आप उसको ऊपर लिख दो, तो सामने वाला समझ जाएगा, आपके लिखने के तरीके से समझ जाएगा कि भाई इससे भूल हो गई है, ये कुछ लिखना भूल गया था, अब इसको फिर से लिखना चाहता है, तो इसलिए इसने ये वाला साइन लगाया है और हम आगे ऊपर की तरफ लिख के दे रहा है कि भाई ये चीज़ें। यहाँ तो छोटी चीज़ें, मान लो को के आगे और भी कुछ लिखना होता तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ ये साइन डाल के बाकी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये हमने देखा ही था जब हम स्वर समझ रहे थे, वर्ण विचार समझ रहे थे, तो उसमें हम इस तरह का साइन देखते थे, ये होता है दीर्घ उच्चारण का साइन। नेक्स्ट आता है तुल्यात्मक सूचक चिन्ह। तुल्यात्मक जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में इक्वलिटी बता रहे होते हैं, दोनों के बीच में समान चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई ये और ये चीज़ें बराबर है, इज इक्वल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो यूज़ करते हैं। निर्देशक चिन्ह, ये क्या होता है, किसी चीज़ के निर्देश के लिए दिए जाते हैं, आप इसको इस तरह से बनाते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ लिस्ट हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, कुछ हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं चाहती तो आज सारे चिन्ह करवा देती और आधे से ज़्यादा तो मैंने यहीं आपको समझा भी दिए, लेकिन मेन है प्रैक्टिस करना, तो सारे चिन्ह सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से वाक्य को आपको देखना है और उसको फिर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरह से कौन से वाक्य में आपको दिख रहे हैं कि हाँ भाई कई बार ऐसा हो जाएगा कि एक वाक्य है उसमें आप जब उसमें चिन्ह डाल रहे हो तो कम से कम 4 से 5 अगर मान लो चिन्ह है और आपने 2 से 3 ही लगाए हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा गलत हो जाएगा, उन 2-3 के भी मार्क्स मिलते हैं। बस आपको वाक्य को 1-2 बार पढ़ना है, उसको फील करना है, उसको देखना है कि इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही है, कौन सी चीज़ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अल्प विराम। पहले देख लेते हैं कि अल्प विराम क्या होता है, क्योंकि कई बार अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इन सभी चीज़ों में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब क्या चीज़ लगानी है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को समझेंगे, कौन सी किसके लिए, थोड़ी सी परिभाषा भी दी गई है कि कब क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, अल्प छोटा सा, थोड़ा है ना, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, ठीक है, थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी भी बोला था, रमेश, सुरेश, कमलेश, ये सब चीज़ें जब मैंने बोली थी, तो इसमें क्या है, इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं या हमें कहीं थोड़े से समय के लिए रुकना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को विराम देना होता है, वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, अल्प विराम को यूज़ करते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, सबसे पहले दे रखा है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो राम, सीता, लक्ष्मण
और हनुमान। गलती कहाँ होगी वो मैं बताती हूँ। हम लोग क्या, आपको जैसे मान लो इसी तरह का कोई एक और वाक्य मिल जाता है जिसमें मैं लिख देती हूँ कमलेश, सुरेश, महेश, सीता, राधा और गंगा बाजार गए। ठीक है, आपको इस तरह से वाक्य मिल गया। अब आपसे कहा गया कि आपको इसको फिर से लिखना है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अच्छा ये एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, कमलेश, सुरेश, महेश, सीता, और काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ भी कॉमा लगा देंगे और गंगा लिख के इस वाक्य में लास्ट में पूर्ण विराम लगा के इस वाक्य को हम फिर से लिख देंगे। लेकिन क्या करना है आपको, देखो जब भी आपको इस तरह से कोई लिस्ट मिलती है ना, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट के दो शब्द हैं, जो लास्ट के जितने भी दो हैं उनके बीच में कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ सीता तक लगेगा, इस राधा के यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि राधा और उसके बाद जो दे रखा है गंगा, बस इन दोनों के बीच में और आ गया और यहीं पर ये चीज खत्म हो जाएगी। राधा के बाद आप कॉमा नहीं लगाओगे, अगर आपने लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका जो आपने आंसर लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी और आता है तो लास्ट के दो चीजें हैं उनके बीच में आप कॉमा नहीं लगाओगे। ओके, ऐसे ही अगर आपको कई बार क्या होता है, कई बार हमको कोई लोग लिखने के लिए दे देते हैं, जैसे मान लो घर पे मम्मी ने बोल दिया कि सामान की लिस्ट है, ये ले आना, दाल ले आना, आटा ले आना, चीनी ले आना, पत्ती ले आना, शक्कर, चीनी तो वही हो गई, और फिर बाकी के जितने भी नाम बोल दिए कि तेज पत्ता ले आना, घी ले आना, तो जितनी भी आपको चीजें बोली, लिस्ट बोली, हम क्या करते हैं, लिस्ट कई बार तो हम इस तरह से लंबी भी लिख लेते हैं क्योंकि लिस्ट का नाम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एक लाइन में लिखना पसंद करेंगे कि चलो लिखते हैं। तो उस टाइम पर जब आप ये जो नाम लिख रहे हो, लास्ट के जो दो चीजें हैं उनके बीच में आप क्या लगाओगे, और लगाओगे, कॉमा नहीं लगाओगे। अब वहां पे कोई आपकी ग्रामर नहीं चेक कर रहा है, लेकिन ये चीजें हमारे राइटिंग को और अच्छा दिखाती है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी हैं। एक तो चीज आती है आपको और आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक कई बार आपको आदि वाले शब्द भी आते हैं कि आदि आ जाएगा। तो आदि वाले में आपको क्या करना है, आदि के जस्ट पहले वाले पे कॉमा नहीं लगाना है, बाकी सभी पर आपको कॉमा लगाना है जितने भी बोले गए हैं, जैसे पहाड़, झरने, नदी, खेत, लास्ट में क्या आ रहा है, इमारत। तो इमारत पे आपको नहीं लगाना है क्योंकि इमारत के जस्ट बाद आप क्या लिख रहे हो, आदि लिख रहे हो, यानी इसके आगे और भी चीजें एड होती जाएंगी, सिर्फ आदि के जस्ट पहले आपको कॉमा नहीं लगाना है, और में आपको दो के बीच में कॉमा नहीं लगाना है। लास्ट का जो भी आप लिस्ट में नाम लिख रहे हो, लास्ट के दो में आपको नहीं लिखना है। क्लियर, तो ये होता है आपका अल्पविराम। अब अल्पविराम में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसे दिखेगा, आप कैसे पढ़ोगे, अगर यही लाइन सीधी लिखी होती तो हम बोलते कमलेश, सुरेश, महेश, सीता, राधा और गंगा बाजार गए, ऐसे बोलते। लेकिन अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, अगर आपको कॉमा मिलेगा तो आप बोलोगे कमलेश, सुरेश, महेश, सीता, राधा और गंगा बाजार गए। हल्का हल्का सा हम रुक रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला जो सुन रहा होगा हमको, तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। जैसे आप कभी कहीं पे कीर्तन वीर्तन में जाते हो या कहीं पाठ वाठ पे जाते हो, तो आप तो पढ़ते नहीं हो, आप तो क्या करते हो, उसको सुनते हो, तो वो तो पढ़ रहा है ना बुक में से, वो तो उस पाठ को पढ़ रहा है, तो जहां जहां पर ये विराम चिन्ह होंगे वो सारे वो प्रयोग कर रहा होगा, और उसके प्रयोग करने की वजह से ही आपको सही समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर मान लो वो सही चिन्ह को नहीं समझेगा, सही से नहीं पढ़ेगा, उसके सामने यही शब्द लिखे हुए होंगे, तो ऐसे बोल देगा कमलेश, सुरेश, महेश, सीता, राधा और गंगा बाजार गए, तो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, जो सुन रहा होगा ना। पढ़ने वाले को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो सुनने वाले के लिए क्या होगा, वो सामने वाला उत्तर थोड़ा थोड़ा सा पॉज ले रहा होगा इनको बोलने के समय, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, यहाँ पे अल्पविराम, वहां पर अल्पविराम लगा हुआ होगा, इसीलिए जब वो बोल रहा है तो वो पॉज ले रहा है, और उसके पॉज लेने, उसके बोलने के तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर इस चीज को ऐसे से समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अर्धविराम। अर्धविराम यानी कि जहां पर आधे टाइम के लिए रुका जाता है। आधा मतलब कि देखते हैं, जहां
अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां होता है अर्धविराम का प्रयोग। अल्प विराम से जब आप थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रुकते हो उसे हम कहते हैं अर्धविराम। उदाहरण देख लेते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, जब आपने ऐसे बोला तो सामने वाले को एक बात समझ में आ गई, सूर्यास्त हो गया, लालिमा ने कालिमा का रूप ले लिया। तो भाई सूर्यास्त हो गया, अब जो लाली दिख रही थी अब काली रात आना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, अल्प विराम से जस्ट थोड़ा ज्यादा रुक रहे हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धविराम। और एक चीज, ये अर्धविराम कहाँ यूज होगा, जब आप दो वाक्य यूज कर रहे होते हो ना, जब दो वाक्य हम लिख रहे होते हैं, संयुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं, जब हम दो वाक्य लिखते हैं तो हम उनके बीच में क्या लगाते थे, कनेक्टर लगाते थे, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय लगाते थे। तो जब वो समुच्चय बोधक अव्यय लगाते थे तो उससे क्या होता था, उससे हम बात को बहुत अच्छे से बताते थे कि भाई दो बातें हैं उनको समझा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय हम नहीं लगाते हैं। तो जब नहीं लगाते हैं तो उस समय उन दो वाक्यों को आप कैसे अलग अलग दिखाओगे, उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं, अर्धविराम को। तो यहाँ पे जो अर्धविराम लगा हुआ है इससे समझ में आ रहा है कि एक वाक्य यहाँ हो रहा है कि सूर्यास्त हो गया और दूसरा वाक्य आ रहा है कि लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ठीक है, ऐसे ही सूर्योदय हो गया, ये एक बात है, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पे सूर्योदय होने के बाद जो जो चीजें होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो दो यूज हैं इसके, एक तो आप जब कुछ समय के लिए ज्यादा रुकते हो क्योंकि आप एक बात कंप्लीट कर चुके हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। दूसरा, आप जब कभी आपको लगता है कि मुझे आज इस लाइन में, जब भी आप कुछ राइटिंग कर रहे होते हो, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे तथा और ये वो चीजें नहीं लगानी है, तो वहां पर आप अर्धविराम यूज कर सकते हो और उसको यूज करके आप दो सेंटेंस को लिख सकते हो। तो जब आपको कभी किसी के बीच में कंजंक्शन नहीं मिलेगा, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं मिलता है, तो आप वहां पर ये समझ जाना, अगर ये चिन्ह लगा होता है इसका मतलब ये है कि दो बातें हैं, उन दो बातों को बिना किसी के जोड़े अलग अलग दिखाना, किस तरह से दिखाते हैं वो होता है अर्धविराम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण विराम। जब हम बिल्कुल तसल्ली से कोई बात पूरी तरीके से बोल देते हैं और हमको विराम मिल जाता है, फिर जब हम नेक्स्ट बात बोलने वाले होते हैं, ये होता है हमारा पूर्ण विराम, जो हम राइटिंग में करते हैं। जहां पर पूर्ण विराम आ जाता है, हम जब रीडिंग भी हमको मैम करने को देती है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम में हम पूरी बात, जब भी हम लाइन पढ़ते हैं, बुक से कुछ रीड करते हैं, तो पूर्ण विराम पे हम हल्का सा सांस ले लेते हैं कि हाँ अब आगे की लाइन पढ़नी है। और जितने बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूर्ण विराम पे फोकस करते हैं कि कब पूर्ण विराम खत्म हो, मेरा पैरा खत्म हो, तो मैम दूसरे बच्चे को उठाए उसको रीड करवाए ना। रीड करना वैसे अच्छा होता है, करना चाहिए। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जिसको हम हिंदी में खड़ी पाई भी बोलते हैं। तो उदाहरण देख लो, राम खाना खाता है, पूर्ण विराम। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। राम का दोस्त मोहन है ना, ऐसे लिख देना, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे कोई चीज जब हम पूरी तरीके से सामने वाले को बता देते हैं और वहां पर हम विराम लेते हैं, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट आता है उपविराम चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं कॉलन। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। उपविराम का प्रयोग आप कहाँ करोगे, जब आप किसी कथन को अलग से दिखाओगे, जब आप क्या करते हो, किसी टॉपिक को लिख रहे होते हो, तो उस समय भी हम कॉलन को यूज करते हैं, उपविराम को यूज करते हैं। कि जैसे आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर अगर आप कोई टॉपिक लिखने वाले हो, तो आप क्या करते हो, इस तरह से एक टॉपिक लिखते हो, फिर उसके बाद कॉलन का साइन लगा के आप उसके बारे में बताते हो कि भाई कन्या भ्रूण हत्या, उसके बारे में क्या, आगे आप उसके बारे में जो भी चीज बताने वाले होते हो उसको लिखते हो। तो जब आप किसी भी कथन को अलग से दिखाना चाहते हो, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, कॉलन को यूज करते हैं। जैसे कि प्रदूषण, अब जैसे आप कोई भी निबंध का टॉपिक डालते हो तो उसके लिए क्या करते हो, प्रदूषण क्या है, एक अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो आप क्या कर रहे हो, किसी कथन में, अब यहाँ पे अगर आप प्रदूषण एक अभिशाप लिख देते तो वो भी सही लगता, लेकिन प्रदूषण के बाद आपने इसमें कॉलन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, आप इसको अलग से बता रहे हो कि प्रदूषण है, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रदूषण क्या है, एक अभिशाप है, उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ऐसे ही विज्ञान क्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान के बारे में बात हो रही। तो जब आप किसी कथन को थोड़ा सा अलग से दिखाते हो, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, उपविराम को यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में नाम याद रखने, इंग्लिश में तो आपको याद होंगे, हिंदी में याद रखने, उपविराम बोलते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक हमने कितनी बार इसके वाक्य भी पढ़ चुके हैं, तो जैसा वाक्य है उसी के अकॉर्डिंग उसके चिन्ह का भी रूप होता है। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है जिसमें हम, ठीक है, का प्रयोग वाक्य में किस किस के लिए करते हैं? हम हर्ष, जब हम बहुत खुश होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। जब विवाद, जब किसी से लड़ाई वड़ाई के बारे में होता है तब यूज करते हैं। विस्मय, जब हम आश्चर्य के साथ होते हैं, जब हमको किसी को घृणा करना थी, छी ऐसे बोलते हैं वो। आश्चर्य, करुणा, भय, जब हम करुणा होता है, जब हमको किसी के लिए दुख होता है तब जैसे बोलते हैं हाय। भय, जब हम डर जाते हैं तब के लिए। तो इन सभी का बोध कराने के लिए इन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है। अब आप एक वाक्य में लिखोगे हाय कितना सुंदर है, तो आप वहां पे कैसे बताओगे? हाय कितना सुंदर लिख दोगे तो हाय कितना सुंदर है समझ में नहीं आएगा। हाय लिखते ही जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओगे, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा तो हाय। फिर हाय के आगे का जब पड़ेगा कि हाय कितना सुंदर पक्षी है या पशु है या कोई भी चीज़ है, तो जब आप इस तरह से बोल रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा भाई ये तो बहुत आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ ये चीज़ बोल रही है, तभी ये इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण देखते हैं। हाय वे मार नहीं होगा, मर होगा, ठीक है। हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। तो इस तरह से हम बोलते तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। तो हाय लिखते ही हम इस तरह से बोल रहे हैं, ये हमारे वाक्य को क्या दिखा रहा है कि हम इसमें क्या दिख रहे हैं? दुख ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट है आहा, कितना सुहावना मौसम है। आहा कितना सुहावना मौसम है, इसमें हम क्या हैं? थोड़े से आनंद के साथ हैं, थोड़े विनोद के साथ हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है हमको, और इस तरह से हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आनंद वाला। वाह कितना सुंदर वृक्ष है, वाह कितना सुंदर घर है। बोलते हैं ना, हम रास्ते में निकलते हैं, हम घरों को देखते रहते हैं या कभी कोई चीज़ देखते हैं हमको अच्छी लग जाती है, हम बोलते हैं वाह कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये चीज़ें हम क्या दिखा रहे हैं? वाह। वाह बोलते ही हम हल्का सा रुक रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे, नहीं, आपको ये शब्द देखने हैं। ये शब्द दिखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए ये वाले शब्द कहाँ लगते हैं भाई, ये वाले विस्मयादि बोधक वाले चिन्हों में लगते हैं, तो वहाँ पर आप यही वाला चिन्ह अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि अच्छा यहाँ पे वाह ऐसे बोल के कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्प विराम लगा दें, नहीं, ठीक है। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। हाय, शाबाश, वाह, अरे, क्या, वाह, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम प्रश्न करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस समय जब हमको समझ में आ जाएगा सामने वाला प्रश्न कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो या बोल रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जब आजकल भी हम क्या करते हैं, चैट करते हैं ना मैसेज में, अगर आप कोई वाक्य बोलते हो, सामने वाला क्या बोलता है? पूछ रहा है कि बता रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। वो मिस्टेक हमसे ही हो रही होती है, क्योंकि हमने सामने वाले को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि जब आप किसी को कुछ बोल रहे हो या किसी को मैसेज कर रहे हो, तो उस समय आपको, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, जिससे सामने वाला देख के समझ आएगा कि ये मेरे से पूछ रहा है। और अगर हम उसको सिंपल एक लाइन बोल देते हैं और उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या बोलता है? पूछ रहा है कि बता रहा है। जैसे आपने बोला खाना खाया, ठीक है, ये बोल रहे हो आप खाना खाया, आपने ये लिख दिया, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना कि पूछ रहा है कि बता रहा है, तो वो यही बोलेगा पूछ रहा है कि बता रहा है। कई बार ये मिस्टेक मेरे साथ भी हो गई है, क्वेश्चन मार्क में लगाना अगर भूल जाऊँ तो सामने वाले से यही रिप्लाई आता है कि किसके लिए पूछ रहे हो, पूछ रहे हो या बता रहे हो। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो सामने वाला पूछेगा कि भाई मेरे से पूछ रहा है, तो आप वो बोलेगा हाँ खा लिया या नहीं खाया या बाद में खाऊंगा या जो भी है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोला खाना खाया, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, खाना खा लिया, ठीक है, ऐसे बोलेगा। तो उसको ये, अगर खाना खाया बोल रहा है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई उसने आपने उसको बताया है कि मैंने खा लिया है। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो सामने के वाले से ये आप क्वेश्चन कर रहे हो कि बताओ। तो देखो इसमें किसने विसने ये सब चीज़ें नहीं आई ना, आपने जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया सामने वाले के लिए प्रश्न बन गया वो, कि भाई वो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए हमको प्रश्नवाचक चिन्हों को यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रश्न कर रहे हैं सामने वाले से, तो हम याद से उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएं। और ये चीज़ आजकल जितने भी हम चैटिंग वेटिंग करते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई करना, ताकि आप सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करें और वहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए कि पूछ रहा है कि बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। वह क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो भाई लिख, ठीक है।
ताजमहल किसने बनवाया, तुम क्या कर रहे हो, वो कहाँ गया है, ये किसने किया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ का हमको रिप्लाई करेगा, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक जिसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं ना, तो ब्रैकेट्स 3 तरह के होते हैं जो हम 3 तरह के पढ़ते हैं। एक हम स्मॉल पढ़ते हैं, एक हम बिग पढ़ते हैं और एक हम, इस बार सही बन गया मेरे से ना, तो ये 3 तरह के ब्रैकेट्स पढ़ते हैं जिसमें इन 2 का यूज तो आपका मैथ्स में होता है, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट जो है आपके मैथ्स में यूज होते हैं। हम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे कि वो किस तरह से यूज किया जाता है, या जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब आप किसी चीज को, कुछ चीज को डिटेल में बताना चाहते हो। जैसे हम किसी चीज को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं राजू, ठीक है, हम लिखते हैं राजू घर गया है, ठीक है, राजू घर गया। अब राजू बोलते ही सामने वाले को, अगर आप जिसको बोल रहे हो राजू घर गया, तो हमारी लाइफ में जरूर थोड़ी एक ही राजू हो। जब आप किसी चीज को और ज्यादा इंफॉर्मेशन में देना चाहते हो कि भाई राजू कौन, राजू मामी का लड़का, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो। यहां यूं राजू के बाद आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख रहे हो मामी का लड़का, तो समझ में आ जाएगा भाई राजू कौन सा वाला, भाई मामी का जो लड़का है ना वो घर गया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी बात को और डिटेल में सामने वाले को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले होते हो, तब हम किसको यूज करते हैं, कोष्टक को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के बारे में लिख रहे हो या कोई बात आप बता रहे हो, जैसे आपने लिखा सूचना या फिर लिखा इंफॉर्मेशन, इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, आपने इंग्लिश में भी ये देखा ही होगा। जैसे आपने लिखा इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं समझ में आया। जब आप हिंदी में कई बार लिखते हो तो कई बार कुछ शब्द होते हैं जिनको हम इंग्लिश में यूज कर लेते हैं और उसको बाद में दिखाना चाहते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना। तो आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को और डिटेल में बताने के लिए या इंफॉर्मेशन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए जो ब्रैकेट में आपने जो लिखा है वो क्या है, जो भी ये शब्द है इसके बारे में बता रहे हो। तो ब्रैकेट का काम यही होता है, जो भी शब्द आप लिख रहे हो उसके बारे में जब आप उसको थोड़ा और विस्तार से बताना चाहते हो, उसके बारे में कुछ और स्पेशल बताना चाहते हो, तब आप उसको कैसे यूज करते हो, कोष्टक में यूज करते हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे दे रखा है विश्वामित्र, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र की कंडीशन दिखा रहे हैं कि विश्वामित्र कैसे, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, ऐसे बोला विश्वामित्र ने, क्या कहा, ठहर जा। तो अब यहाँ पे आप विश्वामित्र जो है उनके बारे में बता रहे हो कि विश्वामित्र कैसे हो रहे थे, उनकी सिचुएशन कैसी थी, वो किस तरह से दिख रहे थे, क्रोध में कांपते हुए। तो अगर आप ऐसे लिखोगे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ऐसे लिखोगे तो वो सही तरीका नहीं है। आपको विश्वामित्र के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हो ना, तो उसको आपको किस में डालना चाहिए, ब्रैकेट में डाल के लिखना चाहिए। ऐसे ही धर्मराज, धर्मराज कौन, युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो धर्मराज बोलते ही हमको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही उसने युधिष्ठिर लिख दिया तो हमको समझ में आ जाएगा ये युधिष्ठिर के बारे में बात हो रही है, धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं दानवीर, अब दानवीर कौन, दानवीर कर्ण, अगर कर्ण ब्रैकेट में लिखा है तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छा भाई दानवीर कर्ण, कर्ण के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप जिस शब्द के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हो और आपको लगता है कि जो मैं शब्द लिखा है उसके बारे में मुझे बताना है, तो आप उसको डिटेल में वाक्य में ना लिख के उसको अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई जो ये बता रहा है ना ये शब्द, ये इसके बारे में इस ब्रैकेट के अंदर डिटेल में बता रहा है कि भाई इसकी सिचुएशन क्या है या ये कौन किसके बारे में। जैसे आप बोलते हो मोहन, मोहन कौन, मेरा पड़ोसी, तो मेरा पड़ोसी लिख के अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे पड़ोसी, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई मोहन कौन सा इसके पड़ोस वाला है ना, वो उसके बारे में बात हो रही है। यही चीज आपके राइटिंग में भी अप्लाई होती है। ठीक है, जब आप किसी को लिखते हो, मैसेज वैसेज लिखते हो, तो उस मैसेज में जब आप लिख रहे हो तो जिसके बारे में आप बता रहे हो, अब आपकी 3-4 फ्रेंड हैं जिनका नाम कोमल है, कोमल नाम तो कॉमन ही होता है, बाकी भी नाम कॉमन होते हैं, लेकिन मेरे को कोमल अभी याद आ रहा है तो मैं कोमल बोल रही हूँ। मान लो आपने कोमल के बारे में, कोमल आपकी मामी की लड़की भी है, आपकी मासी की लड़की भी है, आपकी फ्रेंड भी है और आपकी चाची का नाम भी कोमल है।
अब आप बताना चाहते हो कोमल कल मेरे घर आई, या कोमल और मैं कल मूवी देखने जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोमल के बारे में कहते हो, सामने वाले जिसको भी आप बता रहे हो, जो भी आपका फ्रेंड है या जिसके बारे में, तो वो भी उन चारों कोमल को जानती है। तो आप क्या करोगे, वो बोलेगा कोमल, तो आप वो बोलेगा कोमल कौन कौन, तेरी चाची, तेरी मासी की लड़की, तेरी मामी, या जो भी। तो सामने वाले को समझ, अगर आप अपने सेंटेंस में पहले ही लिख दोगे तो सामने वाले को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, कोमल ब्रैकेट डाल दो, मामी की लड़की या चाची, उसके साथ मूवी देखने जाऊंगी, तो वो समझ आएगा ये कोमल अपनी चाची है ना, उसके बारे में बात कर रही है, कोमल अपनी मामी की बेटी के बारे में बात कर रही है। तो ये चीज़ सामने वाले को कंफ्यूजन ही नहीं हो, उसके लिए आप पहले से ही ये सारी चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो ना उसको कंफ्यूजन होगा ना वो समझ। और जब हम भी चैट करते हैं तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सामने वाला बोल क्या रहा होता है, हम समझ क्या रहे होते हैं, वो सब चीज़ें किस वजह से होती हैं, हम चिन्हों को सही से प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। और मान लो उसने सामने वाले ने पूछा ही नहीं, उसने कोमल अपने मन से कुछ और समझ ली, चाची की बेटी समझ ली, आपने तो मामी बोला था, हो गया कुछ गलत। जब आप दूसरे टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी मिले, मूवी देख के आगे, हाँ देख के आगे, किसके साथ हो, तो बोल रही थी मैं उसके साथ गई थी, नहीं मैंने तो कोमल लिखा था, तो तुमने तो बताया नहीं, तो फिर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा में बता रहे हो या उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है, तो आप उसको ब्रैकेट में डाल के लिख दो जिससे वो समझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक और है, वो है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या करता है, योजन का काम करता है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम समस्त पदों के मध्य में करते हैं। समस्त पद जब हम समास के बारे में बात करते हैं तब करते हैं, जब हम एक ही शब्द को बार बार लिखते हैं, जैसे हम समानार्थी शब्द जैसे रात रात लिखते हैं, दिन दिन लिखते हैं, तो सेम शब्दों के लिए धीरे धीरे लिखते हैं, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे क्या दे रखा है, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, यानी जब हम विलोम शब्द की बात करेंगे तब भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जब हम समानार्थी लगते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, जब हम समास की बात करते हैं, समास में जब हम यूज़ करते हैं द्वंद्व समास, तब भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए क्या किए, प्रयत्न किया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तन मन धन सेम सिमिलर एक जैसे लग रहे हैं, और उनके लिए हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह को लगा दिया। तो योजक चिन्ह क्या करते हैं, दो शब्दों को बीच में बांधने का काम करते हैं। वो विलोम शब्द भी हो सकते हैं, वो समानार्थी भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, कोई समस्त पद भी हो सकते हैं, यानी कि समास भी हो सकते हैं। तो आज हमने जितने भी चिन्ह समझे उन सबको आपको रिवाइज करना है, उनको आपको अपनी राइटिंग में अप्लाई करना है, या आपसे पहले अगर आप गलती कर रहे थे तो वो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट हम और चिन्ह जो बाकी की हमारी लिस्ट बच गई है उनको समझेंगे, उसमें से आधे तो हमने यूं ही पढ़ते पढ़ते भी समझ लिए थे, लेकिन हम उनको उदाहरण के साथ समझेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से वाक्य आते हैं और हमें किस तरह से उनको लिखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।